ठीक है। अगर कोई इसके अलावा, हिंदी के अलावा हैवी मतलब सॉरी एलटी लेक्चर के अलावा भी कोई है, तो उनके लिए भी बहुत काम की चीज़ है ये, ठीक है, जो मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है, भले हम एलटी लेक्चर के लिए पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, तो इसके अलावा भी ये चीज़ आपको काम आ सकती है, चाहे कोई सा भी एग्जाम दो आप। ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ हिंदी की, जो हमारे लेक्चर के पर्पज से है, तो जैसे आप सभी को पता होगा कि 20 नंबर की आ रही है। ठीक है, जैसा आपको सभी को पता है कि 20 नंबर की इसमें आ रही है, और सिलेबस भी सभी को लगभग लगभग पता है। आज फर्स्ट क्लास है हिंदी की, इसलिए आपको बताना जरूरी है कि इसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे और किस तरीके से ये आगे चलेगा। ठीक है, तो अगर मैं जैसे आपको हल्का सा यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है, तो इनमें से जो अभी हम जैसे इंग्लिश में मैं बात कर रहा था वर्ड पावर, ठीक है, ऐसे ही इसमें भी है शब्द, कुछ शब्द भंडार से हम बात करते हैं, तो उनमें से ये सब चीजें हमें याद करने वाली चीजें हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं पर्यायवाची शब्द हुए, जैसे इंग्लिश में हमने सिनोनिम्स की बात करी थी, और विलोम शब्द एंटोनिम्स की बात करी थी, तत्सम तद्भव। ठीक है, और वाक्यांशों के लिए एक शब्द मीन्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और उपसर्ग प्रत्यय। ठीक है, जैसे इंग्लिश में प्रीफिक्स सफिक्स होता था, और वर्तनी इनकी स्पेलिंग एरर, वाक्यांश मतलब इम्प्रूवमेंट सेंटेंस, मुहावरे, इडियम्स, लोकोक्ति, ठीक है, एडिस, कहावतें। तो ये सब चीजें भी हम यहाँ पर डिबेट करेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे, समझेंगे, याद भी करेंगे। ठीक है, इन्हीं में से आएंगे जो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, उन्हीं में से आएंगे वहां पर भी। ठीक है, उनमें से मोस्टली यही रहेगा कि वही चीजें ज्यादातर आएगी जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, याद करेंगे। ठीक है, तो ये तो थोड़ी अलग वाली बात होगी, ये आप कहीं भी पढ़ सकते हैं ये ऐसे। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इसको याद भी करेंगे, समझेंगे भी। अब इसके अलावा देखो, अगर तो मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, ठीक है, जो मुहावरे या परिवाची वगैरह वर्ड पावर, तो ये कम से कम जो रहेगी, कम से कम जो ये पोर्शन रहेगा, ये कम से कम रहेगा आपका 12 या 15 नंबर का। ठीक है, 12-13 नंबर का रहेगा कम से कम। यहाँ से हमको 12 या 13 नंबर का आएगा। ठीक है, अगर मैं 20 नंबर की बात करूँ। बाकी इसके अलावा जो मैं पढ़ाऊंगा अभी फिलहाल, ठीक है, साथ साथ इसको भी लेके चलेंगे, उनमें से वो टॉपिक है आपके, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे समास, ठीक है, जैसे समास, संधि, ये अगर मैं प्रमुखता की बात करूं, तो हमारे पास केवल 2 ही टॉपिक दे रखे उन्होंने। ठीक है, अब इसे समझने के लिए अगर मैं बात करूं, समाज को समझने के लिए हमें कारक पढ़ना जरूरी है थोड़ा। ठीक है, मतलब कारक के विषय में चर्चा होती है इसमें। ठीक है, और संधि को पढ़ने से पहले हमें वर्णमाला का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, इट्स मीन दैट कि हमें वर्ण पढ़ना पड़ेगा। तो हमारे पास ये समझ लो कि 4 चैप्टर है हिंदी वाले, और ये 4 चैप्टर जो है, अगर आप पढ़ रहे हो, कोई लेक्चर के अलावा भी कोई पढ़ रहा होगा, चाहे वो एलटी के लिए पढ़ रहा होगा, चाहे ग्रुप सी के लिए पढ़ रहा होगा, चाहे कोई भी एग्जाम से पढ़ रहा होगा, तो आई थिंक ये चारों टॉपिक हर एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो इसी को हम पहले लेके चलेंगे, क्योंकि जैसे आपको पता होगा 21 मार्च को हम जो अभी आज डिक्लेयर हुई है, ठीक है, जो अभी तक स्क्रीनिंग की जो डेट है ये फिक्स मानी जाएगी। ठीक है, ऑफिशियली डेट है। तो यहाँ तक अगर मैं बात करूँ, जैसे आज 18 है, तो हमारे पास केवल 60 डेज समझ लो आप। ठीक है, 2 महीने का वक्त है। तो सोचिए हमने किस तरीके से सारे सब्जेक्ट को कवर करना है। या हिंदी की मैं बात करूँ, ठीक है, तो टाइम टेबल आपको पता होगा कि हिंदी कौन से दिन चलती है, कहाँ चलती है। आज थोड़ा सा दिन वाली क्लास को थोड़ा डिले हो गया था, उसकी जगह दूसरी क्लास चली थी किसी प्रॉब्लम से, तो आज इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर इस टाइप से करना पड़ा, नहीं तो अभी सीडी पे चलती या टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, बाकी ये तो देखो, इसकी तो हमने बात कर ली, ये भी 10-12 नंबर का आएगा। बाकी जो ये है, जो मैंने चैप्टर बताए, ये आपका समाज से 2-3 नंबर का समाज से आएगा, 2-3 नंबर का। ठीक है, 2 या 3 नंबर का समाज से बनेगा, और 2 या 3 नंबर से संधि बनेगा। ठीक है, ये समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें हमें समझनी है, और 2-3 नंबर हमें क्लियर करने, जो भी मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा वो आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, हमें अच्छे से आना भी चाहिए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको जो भी पढ़ाऊं उस टॉपिक से किसी भी प्रकार के क्वेश्चन बने, किसी भी प्रकार के बने, वो आपको अच्छे से आ भी जाए। ठीक है, और ऐसे अगर किसी को थोड़ा बहुत पहले से ही आता है तो आपका प्लस पॉइंट है वो। ठीक है, आप फिर से यहाँ पर रिवाइज भी कर सकते हैं कि क्या पता कुछ नई चीजें आपको मिले। तो सबसे पहले हम उनमें से एक टॉपिक लेते हैं आज हिंदी का ही, ठीक है, जो आप सबके काम आ सकता है। उनमें से मैं आज बात कर रहा हूँ समाज की। ठीक है, तो उनमें से बात कर रहा हूँ समाज की। देखिए, हम बिल्कुल टोटल पॉइंट बात करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मैं समाज पढ़ाने से थोड़ी सी पहले बात करूं कि
समास को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हमें ध्यान देना है, हल्का सा। और समास को अगर हम पढ़ रहे हैं तो संधि को भी जरूर थोड़ा सा याद रखें, ठीक है, क्योंकि इसकी कंपैरिजन हम थोड़ी सी संधि से कर सकते हैं। जैसे हम समास को पढ़ते हैं या जैसे हम डिफाइन समास को करते हैं, उसी प्रकार हम किसको डिफाइन करते हैं, उसी प्रकार हम संधि को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो पहली बात, समास को समझते कि समास होता क्या है, ठीक है, किस तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा समास। तो व्हाट इज कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड मीन समास। अब अगर बात करूं मैं समास की, देखिएगा, पहले अगर मैं मीनिंग समझू इसका समास, तो अगर इसका डायरेक्टली मीनिंग आता है ना, एक नंबर का क्वेश्चन आता है, तो इसका ये मतलब आएगा कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है या समास किसे कहते हैं। फिर क्वेश्चन मतलब इसमें ऑप्शन आएंगे 4। तो अगर मैं एक वर्ड में इसका आंसर दूं तो समास का मतलब यहाँ हो जाएगा संक्षेप, ठीक है, संक्षेप। अगर आपको ये वर्ड नहीं मिल रहा है तो संक्षिप्त रूप मिलेगा, ठीक है, इसको आप ये भी बोल सकते हो, संक्षिप्त रूप हो जाएगा एक तरीके से, मतलब छोटा रूप उसका, ठीक है। तो ये तो छोटा सा मीनिंग हो गया इसका कि समास का शाब्दिक अर्थ का मतलब होता है एक लाइन, एक वर्ड में आंसर देना, उसका अर्थ क्या हुआ। तो इसका अर्थ है संक्षेप, अगर संक्षिप्त करना। और इसको अगर मैं थोड़ा सा इसको आसान भाषा में बोलूं, थोड़ा सा खड़ी भाषा में बोलूं, तो इसको हम छोटा भी बोल सकते हैं। सामान्य भाषा में इसको मैं छोटा रूप बोल सकता हूँ, ठीक है, उसको छोटा रूप देना है। अब छोटा रूप वो किसको दे रहा है या छोटा संक्षेप में किसको कर रहा हो, हमने बहुत कहा यार संक्षेप में उसकी व्याख्या कीजिए। संक्षेप में व्याख्या कीजिए का मतलब होता है कि उसको, जो अगर कोई समरी है तो उसको बहुत शॉर्ट में लिखें, ठीक है, तो उसको बहुत शॉर्ट में हमें लिखना है, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, पहले समास का एक क्वेश्चन तो ये तैयार हो गया कि समास का मतलब क्या था, संक्षेप करना या छोटा रूप देना। अब देखिएगा, जो समास होगा, जैसे मैंने कहा कि संक्षेप करना। अब अगर कोई ये कहता आपसे कि समास किसे कहते हैं, अब आपको ये बोलना है। अब क्वेश्चन में ये रहेगा कि समास में क्या होगा, इसमें दो, जैसे दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, ठीक है, अधिक शब्दों के, देखो, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक, ये वर्ड आप अच्छे से याद रखें, सार्थक मेल, ठीक है, जोड़ को समास कहते हैं। क्या कहते हैं, समास कहते हैं। अब इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। देखिएगा मैंने क्या लिखा, जैसे मैं सपोज दैट यहां पर लिख रहा हूं नील कमल, कमल, इसका अगर मैं विग्रह करूं, क्या करूं, विग्रह करूं, तो क्या बनेगा इसका विग्रह, नीला है जो कमल। अब यहां से समझिए जरा क्या है ये। अब जो नीला है जो कमल बराबर नील कमल, नीला है जो कमल इक्वल टू नील कमल। अब डेफिनेशन देखिए क्या बोलती है, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्द से मिलकर, ठीक है, या मेल, देखो क्या बनता है। आप इसको ना थोड़ा दूसरे तरीके से भी बोल सकते हो। तो देखिए जरा, एक, दो, तीन, चार, यहाँ पर शब्द देखिए जरा, जो ये एक सेंटेंस टाइप का था, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर क्या बनता है, समास। देखो एक, दो, तीन, तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर क्या बना, इधर समास बना। समझ में आई बात है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जिसका मतलब एक क्या बनता है, एक सार्थक। ये चीज ध्यान रखना, सार्थक मीन्स उसका मीनिंग जरूर होगा। अगर वो सार्थक मेल नहीं हो रहा है तो समास नहीं हो सकता। आप ये मत सोचिएगा कि हर शब्द में आपको समास मिलेगा, हर शब्द में आपको समास नहीं मिलेगा जब तक कि उसका कोई मीनिंगफुल, मतलब एक मीनिंग ना दे, मतलब सार्थक मेल ना हो इसमें, ठीक है। ये नहीं कि तुम, अगर तुम ये भी बोलोगे नहीं यहाँ तो मैंने फूल, जैसे फूल है, आप तोड़ गए, नहीं ये तो फू प्लस लॉ, ये तो मैंने तोड़ दिया, ये समास है। तो यहाँ किसको तोड़ना है, शब्दों को। ये किसको तोड़ा आपने, वर्णों को, दैट्स कॉल्ड संधि। मतलब इसको संधि बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर संधि भी नहीं है, ये चीज भी ध्यान रखना आप। ये तो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि वन टूटे, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, संधि। संधि का मतलब ही यही होता है कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल, सार्थक मेल, उसमें भी सार्थक होता है,
वो भी मीनिंगफुल होना चाहिए, अदरवाइज इसमें संधि नहीं, हर हर शब्द में संधि नहीं हो सकती है, हर शब्द में समास नहीं हो सकता है, उसका मीनिंगफुल एक अर्थ निकलना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, मीनिंगलेस नहीं होना चाहिए, मतलब अर्थपूर्ण होना चाहिए, अर्थहीन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो इसकी सिंपल बात होती है। क्वेश्चन ऐसे बनेगा डायरेक्ट कि दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को, समूह बोल सकते हैं या मेल बोल सकते हैं, को क्या कहते हैं? ऑप्शन में आएगा संधि, समास या विग्रह, कुछ भी आ सकता है आगे, मतलब वो रस भी दे सकता है, तो ऑप्शन ये सब आएगा। तो आपको ध्यान देना, शब्दों का मेल होगा और कैसे बनेगा, वो सार्थक होगा, वो सार्थक मीनिंगफुल होगा, वो मीनिंग देगा, वो एक पर्टिकुलर अच्छी, मतलब जैसे नीलकमल है, आप समझते नीलकमल वर्ड होता है, एक सार्थक शब्द है ये। ठीक है, तो आप यही भी समझ सकते हो कि समास का जो विलोम बनता है, समास का जो विलोम बनता है उसको क्या कहते हैं, बताएगा कोई, बताइए कोई, बोलिए। जो इसका विलोम बनता है आपका, वो क्या बनता है, बोलिए, संधि। हाँ जी, नहीं नहीं, मैं आपको नहीं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ समास का विलोम क्या होता है, तो समास का जो विलोम होता है उसको विग्रह बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विग्रह बोलते हैं। ठीक है, समास का विलोम विग्रह होता है। ठीक है, अब देखिएगा, अब जो सवाल है, समास का हमने क्या करा, विग्रह करा, विग्रह से वापस समास भी कर सकते हैं, विग्रह से अगर वापस उसको अपने वास्तविक रूप में लाते हैं उसको कहते हैं सामसिक पद या समासिक पद बोलो आप। ठीक है, अब देखिएगा जरा यहाँ पर, अब जरा इनमें से छांटते हैं कौन सा विग्रह है कौन सा सामसिक पद है। तो देखिएगा, जो टूटा हुआ है ना, दो या दो से अधिक शब्दों में जो टूटा हुआ है, अलग अलग विभिन्न शब्दों में बटा हुआ है, दैट्स कॉल्ड विग्रह। विग्रह बांटना अलग अलग, और जो दो या दो से अधिक शब्दों को जो मिला के जो एक शब्द बना, दैट्स कॉल्ड सामसिक पद, सामसिक पद। ठीक है, या समासिक पद भी बोलते हैं, तो सामसिक पद बोलते हैं। समस्त पद, मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ, समस्त पद, समस्त पद, समस्त पद मतलब सारे पद। देखो, पद और शब्द में क्या अंतर होता है, बोलिए। जो पद और शब्द, अगर हम इसको सरल भाषा में समझते हैं तो ये मीनिंग एक ही देगा वो आपको, पद, पद भी शब्द ही होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभी इतना सा समझिए हल्का, कि समस्त पद मतलब सारे शब्द को मिलकर बनता है एक सामसिक पद। तो यहाँ पर ये जो ये नीलकमल है, ये सामसिक पद बना, और ये जो टूटा, इसको तोड़ा इन्होंने, छोटे छोटे इसमें तोड़ा, शब्दों में तोड़ा, ये अलग अलग इसको बांटा, डिवाइड करा, तो नीला है जो कमल, विग्रह। कभी विग्रह भी आता है कि इसका विग्रह क्या होगा। तो ये तो बहुत सिंपल बात है, सभी को पता भी होगी ये चीजें। अब देखिएगा, ये तो मैंने दो, इसको थोड़ा सा बांटा ही, क्वेश्चन आप नोट भी कर सकते हो। ठीक है, ये चीजें बार बार नहीं होगी चीजें ये, तो ये तो हमने सीख लिया क्या है कैसा है। अब जरा थोड़ा सा इसमें थोड़ा और डिस्क्राइब कर देते हैं कि समाज को किस तरीके से होने क्या करा है, ये आपको पता लग गया होगा कि समाज को क्या है कैसा है। अगर मैं बात करूं, अब देखिएगा समाज पे आते हैं धीरे धीरे। मैंने कहा समस्त पद कहते हैं, क्या कहते हैं, समस्त पद कहते हैं। अब जो समस्त पद होगा मतलब समास होगा, उसको उन्होंने दो पार्ट में बांटा है। जो हमारा समास होगा या समस्त पद होगा, उसको उन्होंने दो टाइप में बांटा है। कैसे बांटा है देखिएगा, एक होता है पूर्व पद, दूसरा होता है उत्तर पद। ये साहित्यिक भाषा में आंसर हो गया है। ठीक है, लिटरेरी मीनिंग है ये। अब अगर दूसरी बात करूं मैं, पूर्व पद मतलब जैसा हम बिहारी बोल सकते हैं पहला या प्रथम, इतना सारे मीनिंग आ गए ना, पहला, प्रथम, प्रारंभ, आए मीनिंग बहुत सारे। तो इसको हम ये इतने सारे बोल सकते हैं। ठीक है, आदि, आदि का मतलब भी क्या होता है, शुरू, शुरू मतलब पहला, आदि मतलब पहला। आदि अंत जब प्रत्यय पढ़ोगे आप, उसका बहुत बड़ा रोल हो जाता है। ठीक है, जो आदि में जुड़ते हैं उसको उपसर्ग बोलते हैं, जो अंत में जुड़ते हैं उसको प्रत्यय बोलते हैं। तो ये बहुत सारे उसके सिनोनिम्स बन गए, उसके पर्यायवाची शब्द बन गए। लेकिन हम पढ़ रहे हैं उत्तर पद। उत्तर पद जो होता है, उत्तर पद क्या होगा, फिर देखिएगा इसका विलोम क्या होगा, बाद। ठीक है, मतलब
बाद, ये प्रथम का मतलब दूसरा, सॉरी इसका जो हम मानते हैं दूसरा, मतलब पहला, इसका क्या होगा दूसरा, प्रथम ये क्या बनेगा, ये द्वितीय मान के चलो, प्रारंभ मतलब फिर ये बाद। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पूर्व पद जो होगा वो पहला शब्द होगा, और उत्तर पद जो होगा मतलब वो दूसरा होगा, बाद वाला होगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा नहीं कि जो समस्त पद होता है कई शब्दों से मिलकर बना होता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था, नील कमल का दिया था मैंने एग्जाम्पल, जैसे यहीं पर मैंने नील कमल का एग्जाम्पल दिया था आपको, नील कमल। अगर मैं इसमें शब्द देखूं, एक तो नील है एक कमल है, एक तो नील है और एक कमल है। जो नील है यहाँ पर, नील का मतलब नीला, ठीक है जी हाँ, नील है, नीला कमल है, तो ये पूर्व पद है। यहाँ पर क्या है, पूर्व पद है, या पहला पद है, या प्रारंभिक पद है। ठीक है, और इसको मैं क्या बोलूंगा, ये कैसा पद है, उत्तर पद है। उत्तर पद नहीं बोलूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, इसको दूसरा है। दूसरा नहीं बोलूंगा तो मैं इसको बाद वाला बोलूंगा। इतने सारे नाम है इसके। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल चीजें हैं कि किस तरीके से इसका वर्गीकरण किया गया है, ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। कभी डायरेक्ट ये क्वेश्चन बन सकता है कि ये क्या है कैसा है। ठीक है, तो ये तो चीजें होगी, ये पूर्व पद पद। देखो इसको ना अभी आपको यही समझना होगा, बाद में दिक्कत होगी अगर मैं ये बोलूं डायरेक्ट कि पूर्व पद किसमें प्रधान था, वो प्रधान था, ऐसे प्रधान था। हाँ, प्रधान से मुझे याद आया, आपको मैं जरा प्रधान वाली चीजें थोड़ा और डिस्क्राइब यहाँ पर कर दूं, क्योंकि आप थोड़ा कभी कंफ्यूजन हो जाते हैं कि प्रधान चीज क्या है। तो देखिएगा, इसमें एक चीज होती है, जब भी आप समास पढ़ोगे तो हर समास में डेफिनेशन बनती है कि अव्ययभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है और तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है। तो ये प्रधान वाली स्थिति थोड़ी सी देखिएगा। अगर मैं ये कहूँ यहाँ पर नील कमल को ही लेके चल रहा हूं मैं, ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने कहा पूर्व पद, ये पूर्व पद है, मैंने कहा उत्तर पद है। अब पूर्व पद उत्तर पद में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है, नहीं होना चाहिए कंफ्यूजन। ठीक है, पूर्व पद पहला, उत्तर बाद में। ठीक है, अब देखिएगा, मैं अगर मैं यहाँ बात करूं, अभी नहीं आपको पता कि समाज है कौन सा, अभी मैं ये बोल रहा हूँ इसमें प्रधान कौन है। अभी ये नहीं सोचे गांव वाला प्रधान, लेकिन हाँ उससे आप थोड़ा कंपेरिजन कर लो जरा। प्रधान, प्रधान कौन होता है, गांव का मुखिया होता है, मतलब मेन आदमी होता है गांव का, है ना, सबसे मतलब वही बोलता हूँ कि प्रधान, सबसे ज्यादा वैल्यू प्रधान की मानी जाती है। वो हमारे गांव का सर्वोच्च अधिकारी मान लो आप। ठीक है, मतलब उसका सबसे ज्यादा हो, जैसे हम बोलते हम हमारे भारत का प्रथम नागरिक कौन है, राष्ट्रपति। ठीक है, राज्य का राज्यपाल। तो ऐसे अपने अपने इलाके में रहते, तो गांव में कौन होता है, बड़ा प्रधान होता है, मुखिया होता है। तो मुखिया मतलब इंपॉर्टेंट आदमी, सबसे खास आदमी कौन है। तो इसमें भी ऐसे देखना है कौन है प्रधान, इसमें देखिएगा प्रधान अब आप छान सकते हो। तो मुझे एक बात बताओ, नील प्रधान है या कमल प्रधान है, प्रधान कौन है यहाँ पर बताइए, बोलो। कमल, कोई नील बोल रहे हैं, और कोई बात नहीं। देखो ऐसे नहीं होना, देखिएगा कमल का मतलब यहाँ पर ये हुआ। अब ये नहीं कि अच्छा लग रहा है कमल तो मैं बोल दूं कमल। ठीक है, अब देखिएगा जो कमल है यहाँ पर, एक ये कह सकते हो इसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पर ज्यादा है। कैसे, देखिएगा, ये तो ये इसने विशेषता बताई नील कमल है, मैं यहाँ पर पीला कमल भी तो कर सकता हूँ, है ना। इसका मतलब बेस क्या है, आधार क्या है, आधार क्या है, कमल है आधार। इंपॉर्टेंस ज्यादा किसकी यहाँ पर, कमल की है। और कमल यहाँ पर अगर आप ऐसे रखोगे यहाँ पर, तो आप कुछ भी बोल सकते हो, लाल कमल, पीला कमल। इसका मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंस इस शब्द में किसकी है, उत्तर पद, जो उत्तर पद है उसकी ज्यादा मुख्यता प्रधानता है इसमें। इस शब्द में उत्तर पद की प्रधानता ज्यादा है। ठीक है, ये मान सकते हो आप। तो इस तरह से ना हर शब्द में ऐसे ही होगा, ध्यान रखना। और कुछ शब्द आप, कुछ समास आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें दोनों में कहीं प्रधानता नहीं दिखेगी, मतलब दोनों में प्रधानता नहीं दिखेगी। कहने का मतलब ये है, ना वो प्रधान है ना ये प्रधान है, कोई और ही होगा, अलग दूसरे गांव का होगा वो, ऐसे समझ ले। ना हमारे गांव का होगा कोई प्रधान, इसका मतलब किसी तीसरे गांव का होगा वो, ना आपके गांव का ना मेरे गांव का, तीसरे गांव का प्रधान होगा, ऐसे समझ लें। ठीक है, और कुछ में ऐसे भी होगा कि दोनों में प्रधान होगा, आप भी प्रधान मैं भी प्रधान। ठीक है, कुछ ऐसे होगा भाई तेरा उत्तर वाला बाद वाला प्रधान है और तेरा पहले वाला प्रधान है। ठीक है, ऐसे समझ लें। ठीक है, तो ये समझना है, तो प्रधान वाली चीज आपको
ध्यान देनी है कि बार बार आएगा। और क्या प्रधान होता है, प्रधान प्रधान बार बार चीजें आएगी। क्वेश्चन आएगा कि वह समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, तो आप क्या लगाओगे। तो अभी मैं आपको कुछ बोल भी नहीं रहा, क्योंकि मैंने नहीं बताया, हो सकता है आपको पता हो, बट मेरी जिम्मेदारी पहले बताने की है, उसके बाद पूछने की जिम्मेदारी भी मेरी बनती है, ठीक है। और आपको बोलने की भी जिम्मेदारी बनती है। अब समास हमने पढ़ लिया, एक नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएगा, एक नंबर पक्का आएगा। पहले आएगा क्वेश्चन समास का अर्थ क्या है, फिर आएगा किस समास का विलोम क्या है, ठीक है। फिर आएगा समास में कितने पद होते हैं, 2 पद होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें समझिए। अब सिंपल सी हेडिंग बनती है, क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है कि समास के भेद या समास के प्रकार। आप बोल सकते हो समास के भेद या समास के प्रकार। तो समास के भेद, समास कितने होते हैं, संख्या बोलो, भेद बोलो, कुछ भी बोलो, आप क्वेश्चन बनना है एक पक्का। तो समास कितने होते हैं, चाहे संख्या की बात करो, भेद की बात करो, कितने होते हैं, 6। बेसिक आंसर है कितने होते हैं, 6। अब देखिएगा, जब 6 है तो 6 के 6 हमें अच्छे से आने चाहिए, और उनके बारे में अच्छे से जानो भी। जैसे हमने जब राष्ट्रीय पार्क पढ़ा था हिंदी में उत्तराखंड के, और वन्य जीव विहार पढ़े थे, तो हमने राष्ट्रीय पार्क जब पढ़े थे, तो पहला जब हमने बात करी थी कार्बेट नेशनल पार्क की, तो हमने उसके बारे में जाना कि उसकी खासियत क्या क्या है, तो कब मतलब किस तरीके से पब्लिश मतलब वो स्थापित हुआ, कौन किसने कैसे कहाँ पर है वो। तो ऐसे जो 6 समास है, इनके बारे में भी आपको जानना है किसकी क्या विशेषता है। अगर आपने ये पकड़ लिया किसकी क्या विशेषता है, किसकी क्या पहचान है, तो आप कभी भी नहीं भूल सकते। आप ये समझिए, ये हमारे 6 दोस्त है, ये क्या है, हमारे 6 दोस्त है, ठीक है। बस इसका नाम मैं अभी रख दे रहा हूँ, आपके दोस्त कौन कौन से हैं, ठीक है। ये मान के चलना है, ये हमारे दोस्त है ये, ठीक है। जब ये 6 समास है यहाँ पर, तो लिख लीजिएगा साथ साथ। अब ये नहीं सोचना है कि मेरे बुक में है, इसके बुक में है, ऐसा है ऐसा है, मैंने लिखा हुआ है। लिख के आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है। तो लिख लीजिएगा साथ साथ, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इसमें ना, एक चीज और देखना, अगर मैं आपसे पूछूं 6 कौन से, कोई बोलेगा बहुप्रिय, कोई बोलेगा तत्पुरुष, कोई बोलेगा द्वंद, मतलब गिना देगा, कोई 4 भी गिनाएगा, कोई 6 भी गिनाएगा। तो कोशिश करिएगा जरा, जैसा मतलब मैं लिख रहा हूं वैसे ही आप समझिएगा जरा थोड़ा सा, ठीक है। देखिएगा, पहला अगर अ से शुरू करूं मैं, अ अल्फाबेटिकल सबसे पहले अ ही तो आता है, ठीक है। तो अव्ययी भाव लिख सकते हो आप पहले, अव्ययी भाव समास। तो पहला जो होगा वो अव्ययी समास होगा, ठीक है, लिख लीजिएगा, अव्ययी समास होगा। जो दूसरा होता है वो तत्पुरुष समास होता है। क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है दूसरा, ठीक है। कौन सा होता है, तत्पुरुष समास होता है। लेकिन देखो, चलो मैं यहाँ करवा देता हूँ, तत्पुरुष समास होता है, देखिए लिख लीजिएगा पहले आप, 6 तत्पुरुष समास। तीसरा लिख लीजिएगा कर्मधारी, साथ साथ बोल भी सकते हैं, कर्मधारी समास। फिर द्विगु, फिर द्वंद, फिर सबका राजा, बहुब्रीहि, ठीक है। अब देखिएगा जरा, ठीक है। अब जब हम 6 समास की अगर बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा ये आपके 6 दोस्त है, ठीक है। इन 6 दोस्त के बारे में जानते हैं, कौन सा दोस्त हमारा अच्छा है, कौन सा बुरा है, और किस दोस्त की कौन कौन सी हमारी विशेषताएं हैं। अगर आप इस तरीके से थोड़ा सा समझोगे तो आपको बहुत इजी पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ये सोचोगे ये हमारे दोस्त है, दोस्त यार है, भाई बहन है, तो आप अच्छे से उसको याद कर सकते हो। ये नहीं कि रट्टा मार दिया बुक में ऐसा तैसा वो सो, ठीक है। तो इसको समझो जरा, अपने दोस्तों को देखो, जब कोई हम अपने दोस्तों के बारे में जब जानते हैं तो याद रह जाता है कि मेरा दोस्त वो वाला ऐसा है, इस प्रकार का है, ठीक है। तो हमें थोड़ा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है। तो देखिएगा, पहले पहले तो मैं प्रधान वाली बात आपको पहले यहाँ पर क्लियर कर दूं, प्रधान इसमें कौन कौन रहते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, सिंपल सी बात है, अगर आपको 6 ये याद है तो बहुत आसान है, रखना भी याद कि प्रधान कौन सा वाला होगा, ठीक है। कैसे, देखो जो पहला होगा उसमें ध्यान रखिएगा, पूर्व पद प्रधान है। पूर्व पद पहला मीन्स अविभाव समास। अविभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है।
एक क्वेश्चन तो यही बन है, एकमात्र समास है जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है, एकमात्र समास है, एकमात्र दोस्त है हमारा ऐसा जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है, ऐसा ध्यान रखना है। दूसरा, इसमें उत्तर पद मीन्स बाद वाला, उत्तर पद वाला प्रधान होता है। अब मैं बार बार नहीं लिखूं प्रधान, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। अब देखिएगा क्या हो रहा है, कर्णधार में भी क्या होता है, अभी बताया था मैंने आपको, उत्तर पद होता है, इसमें भी कौन सा होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। अब देखिएगा दिगु में, बोलिए, उत्तर पद, ठीक है। अब देखिएगा तीन उत्तर वाले हो गए, बहुत आसान से आप याद रख सकते हो, कभी भूल गए तो ऐसे याद रख सकते हो, उत्तर पद वाले हो गए। द्वंद में देखिए जरा, इसमें दोनों होते हैं, दोनों प्रधान होते हैं, दोनों पद, ठीक है, ये दोनों पद, इसमें तो दोनों नहीं होते, ठीक है, इसमें दोनों पद नहीं होते। आप ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों पद अप्रधान, अप्रधान, ऐसे कर सकते हो आप, या आप लिख सकते हो दोनों पद प्रधान नहीं लिख सकते हो, अ का मतलब भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है, और नेगेटिव वर्ड होता है, ठीक है। तो ये तो हमारी प्रधानता वाली बात होगी कि कौन से समास में कौन सा पद प्रधान होता है। बाकी इसको आप देख भी सकते हैं कि कौन से किस तरीके से प्रधानता पाई जा रही है, ये आप लाइव भी देख सकते हो इसमें, ठीक है। बाकी आप भी पता लग जाएगा कि किस शब्द में प्रधानता आ रही है। तो याद रखने का तरीका देखो, एकमात्र समास था जिसमें पूर्व पद प्रधान हो रहा था, बाकी तीन ऐसे थे जिसमें उत्तर पद की प्रधानता थी। बाकी अगर आपको तीन भी याद नहीं रखने तो ऐसा रखो याद, एकमात्र समास है जिसमें पूर्व पद हो रहा है, एकमात्र समास है जिसमें दोनों पद प्रधान है, और एकमात्र समास है जिसमें दोनों पद अप्रधान है, तो दोनों पद प्रधान नहीं है। बाकी जो बचे वो उत्तर पद वाले हो गए। तो ये तो होगी पदों की प्रधानता। पदों की प्रधानता के अनुसार भी वो प्रश्न बनाते हैं और परिभाषा बनाते हैं। परिभाषा बन जाएगी वह समास, देखो उत्तर पद वाली तो बनेगी नहीं क्योंकि ये तो तीन चार है, तीन है। ये बन सकता है कि वह समास कौन सा है जिसमें दोनों पद की प्रधानता पाई जाती है। तो दोनों पद की प्रधानता किससे पाई जाती है, द्वंद में। देखो मैं आपको वो बना रहा हूँ जो क्वेश्चन बनेंगे पेपरों में, ऐसा क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। दोनों पद अप्रधान किसमें होते हैं, बहुप्रिय। तो ये तो हो गया आपका प्रधानता वाला। हमने प्रधान किस किस को बनाया, ये अपने दोस्तों के याद रख लीजिएगा कि हमने किस किस को प्रधान बनाया। अब देखिएगा, साथ नोट करते रहना। अब देखिएगा इसके बाद अब मुझे जानना है इनके बारे में कि हमारा दोस्त कौन सा कैसा है। फिर हम लास्ट में ध्यान रखना, हम एक्सरसाइज करेंगे फटाफट से, 10 क्वेश्चन दूंगा मैं आपको सब सही करने, ठीक है। अब देखिएगा अभिभावक समास को समझिएगा पहले, ठीक है, बाकी एग्जाम्पल में थोड़ा सा बाद में दूंगा। अभिभावक की विशेषता सुनते जाइए ध्यान से। इसमें जब होगा, देखिए इसमें जो होगा सबसे मेन जो पॉइंट है इसका ये है अव्यय। इसमें अव्यय पाए जाते हैं, अव्यय। अब जानना तो जरूरी है कि अव्यय क्या होता है, ठीक है। तो अव्यय का मतलब वो होता है, जैसे आपने हिंदी में अविकारी पढ़ा होगा, इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अविकारी, अविकारी। अब आप कहोगे अविकारी क्या होता है, अविकारी, विकार का मतलब होता है परिवर्तन, इसको भी मैं तोड़ सकता हूँ, अ का मतलब नहीं, विकार का मतलब परिवर्तन, जिसमें परिवर्तन नहीं होता। व्यय का मतलब खर्च, अव्यय का मतलब खर्च नहीं। दैट मीन्स कि देयर इज नो चेंज, ठीक है, एनी चेंज। अब आप बोल सकते हैं यहाँ पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता, कोई भी परिवर्तन का मतलब ऐसा है जब आप अविकारी शब्द पढ़ोगे, अविकारी चार होते हैं, विकारी भी चार होते हैं। अगर विकारी की बात करूं तो संज्ञा सर्वनाम, ठीक है, जो हमारे संज्ञा सर्वनाम विशेषण जो होते हैं और क्रिया होती है वो हमारे क्या होते हैं, विकारी होते हैं। ये लिंग वचन और कार्य के अनुसार बदलते रहते हैं, और जो उसके बाद जो होता है क्रिया विशेषण संबंध बोधक समुच्चय बोधक, ठीक है, और विस्नादि बोधक जो होते हैं ये कभी भी परिवर्तन नहीं होते, इसलिए इसको अविकारी शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे तथा, और, किंतु, परंतु, धीरे धीरे, ये सब हमारे क्या रहते हैं, जो हमने अभी इंग्लिश में बात करी थी, एडवर्ब होते हैं, और प्रीपोजिशन होती है, और कंजंक्शन होते हैं। तो ये मतलब चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। आप इसके साथ चाहे कोई सा भी टेंस लाओ, ठीक है। अब देखिएगा, तो एक तो पहचान इसकी ये थी अवधि अविकारी। दूसरी बात आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा ना, तो आप ये भी मान सकते हो, देखिएगा इसकी एक दूसरी और विशेषता है,
इसमें उपसर्ग पाए जाते हैं, आप यहाँ से समझ जाओगे। ये सबसे मेन इसमें उपसर्ग की प्रधानता होती है। उपसर्ग की प्रधानता, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें उपसर्ग की प्रधानता होती है, मतलब इसमें उपसर्ग प्रधान होगा, ठीक है, इस तभी तो पूर्व पद प्रधान बोलते हैं। उपसर्ग की प्रधानता होती है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब ये तो सब लोग रट लेंगे कि ठीक है उपसर्ग हो गया। उपसर्ग आप जानते होंगे किसको बोलते हैं, जैसे लिख देता हूं मैं क्वेश्चन में, जैसे प्रति, भर, यथा, ठीक है, ये आदि लिख देता हूं मैं ये, ठीक है। उपसर्ग भी हमारे कोर्स में है, अच्छे से पढ़ना है, उपसर्ग को भी पढ़ना है और प्रत्यय को भी पढ़ना है, अच्छे से पढ़ा दूंगा मैं इसको। कि जैसे यहां पर अगर बात करूं मैं, ये अभी उपसर्ग प्रतिभर यथा ये। अब इसके बाद मैंने कहा कि इसमें एक और पहचान होती है, क्या होती है वो आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसमें जो होती है पुनरावृत्ति होती है, पुनरावृत्ति होती है, पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति किसकी होती है, शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, शब्दों की पुनरावृत्ति, शब्द पुनरावृत्ति, ठीक है, शब्दों की पुनरावृत्ति। अब शब्दों की पुनरावृत्ति मीन्स ये मतलब हुआ, जैसे मैंने कहा घर घर मोदी, हर हर मोदी। आप देखिएगा यहाँ पे घर घर दो बार आया, ठीक है, बीच में योजक चिन्ह आया। अब इसका मतलब ये हुआ पुनरावृत्ति आया, घर घर दो बार आया, क्या आया है, घर घर दो बार आया। अगर मैं फिर बोलूं रातों रात, रातों रात वो चला गया यहां से, रातों रात, देखिएगा रात और रात, ठीक है, इसमें क्या हो गई, देखो इसमें पुनरावृत्ति हो गई है, दिनों दिन, ठीक है, दिन ही दिन में। अगर इसमें आप विग्रह करोगे, ठीक है, तो ये इस देखो, अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आप द्वंद में मत चले जाना कि विसर्ग वो दिख गया हमें योजक चिन्ह तो हम तो लगा दे। तो यहाँ पर पुनरावृत्ति हो गई है, क्या हो गई है, पुनरावृत्ति हो गई है शब्दों की, दो बार आ गया है, यहाँ पर भी घर घर, ठीक है, दिनों दिन, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें ध्यान देनी है। बाकी जब मैं अभिभाव समास कराऊंगा ना थोड़ा सा, और इसके वन बाई वन कराऊंगा मैं आपको, एग्जाम्पल प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि यहां से 2 या 3 नंबर का बनना है इस चैप्टर से, ठीक है, तो ध्यान रखिए इसको अच्छे से। तो ये हो गया है, तो यही है हमारी इसकी, देखो मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया है पुनरावृत्ति का, तो एग्जाम्पल में इसका भी दे देता हूं उपसर्ग का। जैसे अगर मैं कहूं यथाशक्ति, यथा शक्ति, ठीक है, प्रत्येक, डायरेक्ट आता कभी ये क्वेश्चन, यथेश, ठीक है, ये सब इसके एग्जाम्पल है, ये प्रतिदिन, प्रतिदिन, साथ साथ लिख भी सकते हो आप इसको, ठीक है, जैसे प्रतिकूल, अनुकूल, अनुकूल। तो देखिए जरा यहाँ पर उपसर्ग देखिए, मैंने कहा उपसर्ग की प्रधानता होती है, किसकी प्रधानता होती है, उपसर्ग की। तो देखिए यथा, प्रति, यहाँ पर ना ध्यान दिए, जब हम संधि पढ़ेंगे ना तो ये टूटता है प्रति प्लस एक में, ठीक है, यहाँ पर य आ गया और आधा तो आ गया है, इस प्रकार आपको यण संधि में मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रति पूरा दिया है, अनुकूल, तो ये उपसर्ग है, उपसर्ग है, ये उपसर्ग है, ठीक है, बाकी ये पुनरावृत्ति है, पुनरावृत्ति है। तो ये इसकी विशेषताएं, मुख्य विशेषताएं यही है, अगर आपने ये पकड़ लिया, बाकी आप उसको कम से कम 40-50 एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कराओगे, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ये अभिभावक समास के बारे में देख लिया। अब अगर मैं अलग दूसरे बात करूं, दूसरे अगर बात करूं तत्पुरुष समास, तो तत्पुरुष समास यहाँ पर, फिर अभी तो मुझे बोलना नहीं चाहिए था, आप इसमें कंफ्यूजन हो जाओगे अभी, लेकिन बता देता हूं आपको इसमें क्या ध्यान देना है। देखिएगा इसकी एक ही पहचान है, क्या पहचान है, इसमें कारक चिन्ह की जो विभक्तियां होती है उसका लोप होता है। लोप का मतलब होता है छुपा हुआ, छुपा हुआ, छिपा हुआ, ठीक है, हाइड रहता हो। तत्पुरुष समास का मतलब होता है जिसमें, जिसमें क्या हो, कारक चिन्ह, कारक चिन्ह भी बोल सकते हो आप, कारक विभक्ति बोल सकते हो, कारक चिन्ह का लोप रहता है। लोप पोस्टर में लिख सकते हो छिपा, छिपना,
छिपा, ठीक है, छिपना का लोप रहता है, इसमें लोप होता है, इसमें लोप होता है। अब आपको मैंने कहा था कारक पढ़ना है हमें, तो आपको अगर कारक का नॉलेज है तो ये बहुत आसान लगेगा आपको, तत्पुरुष समास, नहीं तो आप कंफ्यूजन में रहोगे। ठीक है, तो कारक कितने होते हैं, कोई बताएगा कारक कितने होते हैं? बोलो, 8 होते हैं। बोलिए बोलिए। मैंने कहा कारक चिन्ह की विभक्ति होती है, तो हमें कारक का नॉलेज होना चाहिए थोड़ा सा। तो बोलिए जल्दी, कारक कितने होते हैं, क्वेश्चन ये बनेगा कारक कितने होते हैं, बताइए जल्दी, जल्दी बताओ। हेलो, आवाज आ रही है? कोई तो बताओ कितने होते हैं, 6 7 8 9 कितने होते हैं? हेलो, कितने होते हैं? आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, हेलो, एक सेकंड जरा है। हेलो, 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 चलिए चलिए, हेलो, चलो, आवाज नहीं आ रही थी, देखिए जरा कारक कितने होते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, 8 होते हैं। अब देखिएगा, अब बातें नहीं, अब देखो 8 होते हैं। देखिए, ये कहा कारक चिन्ह का इसमें लोप रहता है, ठीक है, ठीक है, देखिएगा 8 कारक चिन्हों का क्या रहता है, इसमें लोप रहता है। अब देखिए 8, सॉरी 8 तो इसमें कारक होते हैं, लेकिन जो मैंने यहां पर कहा तत्पुरुष समास में जो होता है कारक चिन्हों का लोप रहता है, तो देखिएगा कितने कारक चिन्हों का लोप रहता है। तो यहां पर देखिएगा, फटाफट दिखिएगा, जैसे कर्ता कारक, दूसरा कौन सा होता है, कर्म, फिर करण कारक, फिर संप्रदान, फिर अपदान, संबंध, बोलो, उनके लिए अपदान से पक्का। अधिकरण पहले या बाद में? देखिएगा यहाँ पर देखो जरा, अब यहाँ पर देखो, चलो आपका ये यही मान लेता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, संबंध अधिकरण मान लेता हूँ। देखिएगा जरा यहाँ पर देखिएगा, अगर विभक्तियां गलत करी ना तब देखियो, देखो अब इसकी विभक्तियां देखो जरा, कर्ता ने, इसके क्या है, कर्म, को, कारण, से, संप्रदान को, के लिए या के लिए, ठीक है, क्या कुछ पता होना चाहिए, अपदान से यहाँ भी है, लेकिन ये अलग के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में, संबंधन काका काकी नाना नानी याद रखो अपनी, ठीक है, काका काकी, ठीक है, नाना नानी याद रखो, नाना नानी, और आरा रेडी, ये सब याद रखो, काका काकी नाना नानी रेडी। अधिकरण में होता है मैं, पे, पर। अब देखिएगा जरा यहाँ पर देखो, फिर कर्ता ने कर्म को कारण से के
यहाँ पर के द्वारा भी आता है ये, ठीक है। अब हाँ सुनो जरा, अभी देखो जरा, ठीक है। लो संबोधन, संबोधन क्या होता है? एक हरे राम हरे कृष्णा। देखिए अब मेरा कहना, मैंने यहाँ पर सारे क्यों नहीं लिखे, देखो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो जरा, तत्पुरुष समास वो होता है, देखो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, तत्पुरुष समास जिसमें 6 कारक की विभक्ति चिन्ह, मतलब 6 कारक चिन्ह का लोप होता है, 6, ठीक है। तो 6 वो कौन से हैं? तो आप पहला हटा दीजिए और लास्ट हटा दीजिए, बस। फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट को रिमूव कर दीजिएगा, और उसके बाद अब 6 जो बचे उन कारक की विभक्ति का इसमें लोप होता है। अब देखिएगा क्वेश्चन ये आता है कि तत्पुरुष समास कितने प्रकार का होता है? तत्पुरुष समास 6 प्रकार का होता है। अब देखिएगा यहीं से बनेगा, तो पहला समास कौन सा बनेगा? तत्पुरुष। देखिए अब देखो, नाम देखो, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, संपन्न तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, ऐसे बनेगा ये। अब ठीक है, अगर डायरेक्ट कोई क्वेश्चन आता है, मानो गगनचुंबी, देखो मानो गगनचुंबी ऑप्शन है, आप गगनचुंबी ये है, आपको यहां पर उसको तोड़ना आना चाहिए, विग्रह। अगर आपको विग्रह नहीं आया तो तत्पुरुष समास आप कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो देखो गगनचुंबी मतलब गगन को चूमने वाला, ठीक है। आप देखिए जरा यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन सा वो बनेगा बताइए जरा, बोलो। देखो यहाँ पर क्या हो गया है? को। तो मुझे एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, को तो यहाँ भी था, तो आपने मुझे संप्रदान क्यों नहीं बोला? वो तो यहाँ भी है? क्या? के लिए अलग है, इसको मैंने मिटा दिया, ये तो अलग है, देखो ये तो थोड़ा अलग है, ये तो दूसरी विभक्ति है, के लिए तब क्या दो दो विभक्तियां आएगी, को तो आ रखा, को यहाँ भी है यहाँ भी है, जैसे आपने से बोला, से यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो यहाँ कैसे पहचानते हो आप अलग होने के? पेड़ पत्ते से मतलब पेड़ नहीं गिरता, मतलब पेड़ से पत्ता गिरता है, देखो पेड़ से पत्ते गिरता है, तो आपने यहाँ पर कारण क्यों नहीं बोला? आपने यहाँ पर अपनी क्यों अलग हो रहा है? हाँ, तो यहाँ पर क्या पहचान है, ये मतलब वो ये यहाँ पर, तो यहाँ पर कोई एग्जांपल ऐसा क्यों, यहाँ कौन सा को है? ये संप्रदान का मतलब क्या होता है? देखो 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 देखो, ये क्या है लिखा हुआ? दान। क्या लिखा हुआ है? दान। दान मतलब देना, ठीक है। जब भी कुछ देने के अर्थ के लिए आएगा ना, मैंने भूखे को क्या दिया? भोजन दिया। भूखे को आया ना, दिया, भूखे को भोजन देना, प्यासे को पानी पिलाया, है ना? गाना तो सुना होगा, ठीक है। तो ये देखो यहां से पहचानते हैं इसको तत्पुरुष से, इसका मतलब आपको ये 6 कारक पता होना चाहिए, और इसी से इसका नामकरण रखा है। तो ये इसकी प्रैक्टिस हम अब और करेंगे। जैसे मैंने कहा, तो आप मुझे एक चीज बताओ, यहां पर बताइए, पथ भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, बोलो। बोलिए बोलिए। देखो पहली बात ये आएगा क्वेश्चन कि समास कौन सा है, ये कि अव्ययभाव है, तत्पुरुष है, कर्मधार है, द्विगु है। आपको पता लग गया तत्पुरुष है। तत्पुरुष के भी 2 ऑप्शन है, एक बोलेगा ये कर्म तत्पुरुष है, या करण तत्पुरुष है, या अपादान तत्पुरुष है, ऐसे आएगा ऑप्शन, तीनों वो तत्पुरुष वाले मिलेंगे आपको, ठीक है। अब तो देखिए जरा, ये आप अच्छे से नहीं समझोगे, आप थोड़ा इसके लिए मैं दूसरा एग्जांपल भी देता हूं, देखिए जो आसान वाला है, जैसे जैसे पाप
मुक्त, यहां से देखिएगा पाप मुक्त। एक एग्जांपल और देता हूं, पदभ्रष्ट तो मैंने दे ही दिया, इसी का एग्जांपल है वो भी, पाप मुक्त, ऋण मुक्त, ठीक है, धनहीन, धनहीन। अब देखिएगा यहां हो क्या रहा है, तत्पुरुष समास तो है लेकिन धन से हीन, धन से क्या हो रहा है, हीन हो रहा है, धन ही नहीं है उसके पास। यहां से पाप से क्या है, छुटकारा हुआ, अलग हो गया, पाप से मुक्त हो गया है। तो से धन से हीन, तो यहां पर समझ गए होंगे इस प्रकार विभक्तियां पहचाननी है आपको। गगन को चूमने वाला आपने पहचान लिया तो वहां पर, ठीक है। तो यही तत्पुरुष समास में, जैसे अगर मैं ये बोलूं राजपुत्र, देखो राज और राजपुत्र, अब इसको मैं कैसे बोलूंगा, राजा का पुत्र, राजा का, राजा का पुत्र। जब मैंने राजा का पुत्र बोल दिया ना, तो विभक्ति इसमें ये हुआ चिन्ह, चिन्ह या विभक्ति। तो का आ गई, जब का, मैंने बोला था काका काकी नाना नानी किस में आता है, संबंध में। और बता भी रहा हो राजा का संबंध किससे बता रहा है, पुत्र से, पुत्र से, या पुत्र का संबंध किससे बता रहा है, राजा से। ऐसे समझ रहे हैं इसको। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि अब तत्पुरुष समास के विशेषताएं आपको पता लग गई होगी, ठीक है। इसमें 6 कारक जिनका लोप रहता है बस, ठीक है। अब जरा कर्मधारय पे आते हैं, देखिएगा कर्मधारय में आपको 2 चीजें समझनी है जो बहुत काम की चीज है। क्या काम की चीज है, एक समझना है विशेषण, विशेषण, एक समझना है विशेष्य, एक समझना है विशेषण, एक समझना है विशेष्य, एक समझना है उपमान, एक समझना है उपमेय। ये आपको वर्ड आने चाहिए, बहुत काम के वर्ड है ये, ठीक है, बिल्कुल हमसे कनेक्ट वर्ड है ये। अब देखिएगा समझना भी है इसको डायरेक्ट, अगर आपको याद हो तो हमें ये पहले सिखाया जाता था, अब भी सिखाते हैं लोग, आते भी पेपर में विशेषण क्या होता है, ये तो आपने 100 बार 1000 बार सुन लिया होगा। उपमान क्या होता है, उपमान अलंकार होता था, एक उपमेय अलंकार भी होता था, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा जरा, अगर मैं कर्मधारय की बात करूं तो इसकी जो पहचान है क्या है, उसकी जो मतलब ये है, इसमें विशेषण और विशेष्य पाया जाता है, आप ऐसे समझ सकते हो। इसमें क्या पाया जाता है, विशेषण और विशेष्य पाया जाता है, या आप बोल सकते हो इसमें उपमान और उपमेय का बोध होता है। अब आपको मैं प्रूफ कर देता हूं कि विशेषण कौन सा होता है, विशेष्य कौन सा होता है। जैसे मैं अगर बात करूं, नीला कमल से ही ले लेता हूं क्योंकि वही एग्जाम्पल चलो तो आपको इजी पड़ेगा। जैसे मैंने कहा नीला कमल, कमल कमल, देखिएगा विशेषण और विशेष्य की प्रधानता होगी। ये वर्ड क्या है, देखिए विशेषण क्या है, विशेषण, ये वर्ड क्या है, विशेष्य। अब देखिए जरा क्लियर यहां पर, अगर मैं यहां पूछता ना आपसे कि विशेष्य क्या है तो आप नहीं बोल पाते। तो विशेष्य क्या होता है, ये संज्ञा को ही बोलते हैं, किसको बोलते हैं, संज्ञा। क्योंकि विशेषण का काम क्या होता है, विशेषता बताना। वो किसकी बताता है, हमने तो पढ़ा था आज एडजेक्टिव जब हमने पढ़ा था, तो नाउन और प्रोनाउन की इंफॉर्मेशन बताता है और उसकी क्वालिटी बताता है। तो ये जो विशेष्य होता है ना, वो संज्ञा सर्वनाम ही होता है, संज्ञा ही होती है, तो विशेष ही संज्ञा है, ऐसे समझना है। तो ये जो कमल है ये संज्ञा है, तो संज्ञा। अब देखो, अब तो मैं विशेषण ये तो मैं बदल सकता हूं, यहां पे पीला कमल कर दूं, ठीक है, सफेद कमल कर दूं, तो ये नाउन है, ये संज्ञा है, मतलब विशेष्य। तो विशेषण विशेष्य की प्रधानता होगी। और जो उपमान और उपमेय की बात कर रहा हूं, जो आपने बहुत बार सुना है, आपका मुख जो कैसा है, चंद्रमुख के समान है। अब चंद्रमुख देखिएगा, यहां पर हुआ क्या, यहां पर उसने तुलना कर दी, क्या कर दी, तुलना कर दी, कंपैरिजन कर दिया। अब हमें जानना है क्या उपमान है क्या उपमेय है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होते हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहां पर समझिएगा, पहले मुझे एक बात बताओ, बड़ा क्या है यहां पर, बड़ा, चंद्र, बोलो यहां पर बड़ा क्या है, मुख, मुख बड़ा है, आपका मुख चंद्रमा से भी बड़ा है। देखो अब सुनो मेरी बात सुनो,
मैं पूछ रहा हूं यहाँ पर बड़ा क्या है, मुख बड़ा है, चंद्रमा बड़ा है? आप तो इतना एक्सप्लेन कर रहे हो, अच्छी बातें कर रहे हो, लेकिन मैं पूछ क्या रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूँ बड़ा क्या है, बड़ा? चंद्रमा है ना, बस इतना सा पूछ रहा हूं मैं। जब बड़ा चंद्रमा है, देखिएगा, तुलना हमेशा बड़ों से की जाती है, हमेशा। ठीक है, ध्यान रखना, बड़ों से, ये नहीं कि छोटा बच्चा उससे बोल रहा मैं तो जीत गया इससे, बड़े से करो ना तुलना। और तुलना हमेशा ऐसे भी होता है, देखो अगर हम, जब हम डिग्री पढ़ते हैं ना, डिग्री पढ़ते हैं, तो उसमें तो खैर बराबर में ही होती है तुलना, हमेशा, ये नहीं कि छोटा बड़ा अंतर नहीं होता, उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर समझो जरा, जो ये चंद्रमा है, यहाँ पर क्या है, चंद्रमा है, तो जो चंद्रमा है इसको मैं बड़ा है, चंद्रमा के साथ तुलना कर रहे, बेस हमारा चंद्रमा है, यहाँ पर बेस, आधार, चंद्रमा एक बेस है, ठीक है, जो बेस है चंद्रमा, बड़ा है चंद्रमा, तो उपमान होता है, उपमान, उपमान, कहने का मतलब अब परिभाषा क्या बनेगी, जिससे तुलना की जाती है, क्या, जिससे तुलना की जाती है। यहां पर किससे कर रहे, चंद्रमा से, तो मैं ये लिख सकता हूं, जिससे, जिससे तुलना, तुलना, तुलना की जाती है, की जाती है, किससे कर रहे हैं तुलना यहां पर, चंद्रमा से, तो ये वर्ड याद रखना, जिससे, ठीक है। अब मुख, मुख यहां पर क्या हो गया फिर, बोलो, बोलो, उपमेय, उपमेय, ठीक है, मुख, मुख क्या हो गया यहां पर, उपमेय हो गया। तो उपमेय की डेफिनेशन क्या बन गई, जिसकी, जिसकी, समझ रहे हो, विषय मतलब जिस, किससे कर रहा हूं मैं तुलना, किसकी तुलना कर रहा हूं मैं, मुख की तुलना कर रहा हूं, किससे कर रहा हूं, चंद्रमा से, तो जिसकी, जिसकी तुलना की जाए, तो देखो जिसकी और जिससे, बस यही फर्क है, जिससे तुलना, किससे कर रहा हूं मैं तुलना, चंद्रमा, चंद्रमा, चंद्र से कर रहा हूं, तो जिससे तो उपमान होता है, तो जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, उपमान। और जिसकी, किसकी, मैंने आपकी कर दी, आपके मुंह की कर दी, आपके हाथ की कर दी, किसी की भी तो हो सकती है, तो जिसकी मैं क्या करूं, तुलना करूं, वो उपमेय होता है। तो ये ज्यादा, अब ज्यादा डीप नहीं जाना है, तो आप समझ गए होंगे कि इसमें उपमेय और उपमान क्या है। अब चाहे कोई सा भी एग्जाम हो आपका, तो आप समझ सकते हो, कभी अगर अच्छे एग्जाम होते हो तो वो ऐसा भी पूछते हैं कि इसमें उपमेय कौन सा है, अंडरलाइन कर देगा, उपमेय में मतलब इस शब्द में उपमेय की प्रधानता कहां है, ठीक है, ऐसे समझना है। तो इसकी विशेषता ये है, उपमान और उपमेय। तो यहाँ पर विशेषण विशेष्य का एग्जांपल है, बाकी मैंने आपको चंद्रमुख वाला आंसर यहाँ पर एग्जांपल दे दिया। अब दिगु पे आ जाओ जरा, सरल भाषा में देखो, दिगु में भी शॉर्ट में, इसमें जो पहला पद होता है, प्रथम पद, वो संख्यावाचक विशेषण होगा, क्या होगा, विशेषण पे ध्यान देना, विशेषण, क्योंकि देखो पहला पद क्या होगा, पहला पद संख्या, संख्या वाचक विशेषण, ये ध्यान देना, ये बात मैंने यहां पर विशेषण, इसका मतलब कि कर्मधारय का रोल थोड़ा निबारा हो, जो संख्या बता रही ना, वो विशेषता ही तो बताएगी कहीं ना कहीं, तो संख्या वाचक विशेषण माना जाता उसको। अगर मैं ये बोलूं तीन पैर, अगर मैं ये बोलूं इसका तीन पैर है, पैर कितने, तीन है, ठीक है, तो विशेषता बताइए एक हिसाब से कि पैर कितने, तीन है, इंफॉर्मेशन बता रहा हूं उसकी, ठीक है, बड़ी नंबर में बता रहा हूं, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या, ये संख्यावाचक विशेषण। अब देखो, जब वो पहला पद संख्यावाचक विशेषण होगा, दूसरा, दूसरा क्या होगा, दूसरी संज्ञा तो होगी, फिर क्या होगी, संज्ञा, क्योंकि जो विशेषण होता है वो संज्ञा से पहले ही आता है, जो संज्ञा होगी ना। अब एक चीज देखना, जो पहला पद जब संख्यावाचक होगा, तो वो जो होगा, देखो किसी संख्या का क्या मतलब, वो क्या करवाएगी, बोध, मतलब एक समूह का बोध कराएगी, किसका बोध कराएगी, समूह, ग्रुप का। ये चीज ध्यान रखना, जो संख्या होगी वो किसी न किसी का क्या कराएगी, समूह का बोध कराएगी, किसका बोध कराएगी, समूह, या जिसको समाहार भी बोलते हैं, ग्रुप का बोध करवाएगी, ठीक है। तो ये जैसे मैं कहूं नौ ग्रह, क्या कहूं, नौ ग्रह, ठीक है, नौ ग्रह, ठीक है, जो भी आपने, तो नौ है, नौ क्या है, ग्रह, यानी नौ ग्रहों का समूह, समूह, ठीक है। सप्ताह क्या है, सप्ताह, सप्ताह, देखो
सप्ताह 7 दिनों का समूह, सप्ताह है। तो सप्ताह, 9 ग्रह, और भी जैसे आपको एग्जांपल बताओ, बोलो बोलो, आप बताओ जैसे, और बोलिए, बहुत सारे हैं। जैसे दोपहर, एक वर्ष, ठीक है, जैसे दोपहर, दो पैरों का समय, समूह। जैसे एक शॉर्ट आंसर दे रहा हूं मैं, दशानन बोलते हैं हम, दशानन। अब 10 है आनंद जिसके, ऐसे रावण होता है, उसको हम बहुप्रिय में रखेंगे। लेकिन अगर बहुप्रिय यहां पर ऑप्शन में ही नहीं है तो आप दशानन इसमें लगा सकते हो, किसमें, द्विगु में लगा सकते हो आप, क्योंकि संख्यावाचक है। ठीक है, ऐसे वो अगर दोनों ऑप्शन आते तो वो द्विगु नहीं माना जाएगा, क्योंकि जो 10 है आनंद, देखो 10 के बाद क्या है, आनंद, कोई सजीव है लास्ट में। जब संख्या के बाद कोई सजीव होती है ना, सजीव, जब संख्या के बाद कोई सजीव होता है, आनंद, सजीव का ही पार्ट तो ये आनंद, मतलब क्या, ठीक है, आनंद। और वो किसकी ओर, तीसरी की ओर इंडिकेट करता है, और तीसरी जो इंडिकेट करेगा वो व्यक्तिवाचक होता है, वो एक ही होता है हमेशा। जो तीसरे की ओर इंडिकेट करेगा वो एक होगा। जैसे रावण एक ही तो है, भले हम तुलना कर सकते, तू भी रावण मैं भी रावण, ठीक है, तो तीसरा जो निकलेगा वो व्यक्तिवाचक निकलेगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, द्विगु में क्या है, पहला पद क्या है, ठीक है, संख्यावाचक विशेषण होगा, जैसे 9 ग्रह, सप्ताह, ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल, जब हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे तब दिखेंगे आपको। ठीक है, बाकी उसके बाद देखिएगा, ठीक है, ये हो गया। अब द्वंद्व समास देखिएगा। द्वंद्व समास में देखिए 3 चीजें बताऊंगा मैं द्वंद्व समास में। इसमें होता क्या है, इसमें देखो दोनों पद प्रधान तो होते ही है, लेकिन इसमें जो चीजें होती है आप ये याद रखिएगा द्वंद्व समास में, इसमें जब होगा ना कोई पेयर बनेंगे, जोड़े बनेंगे, अगर जैसे योजक चिन्ह, इसकी पहचान आप अगर पहले से पता होगा, योजक चिन्ह ज्यादा होती है इसमें, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जैसे मैं बोलूं भाई, भाई बहन, ये भाई बहन, तो मैंने ये लगा दिया योजक चिन्ह, बीच में लगाया ये योजक चिन्ह। ऐसे थोड़ी ना मैं लिखूंगा भाई बहन, कुछ ना कुछ इसमें गैप दूंगा ना, ऐसे भाई और बहन, या और लिख दूं मैं, ठीक है, हाँ, चाचा चाची जो भी आप ये, तो इसका मतलब देखिएगा, तो इसका मतलब योजक चिन्ह इसमें लगे रहते हैं। अब देखिएगा जो योजक चिन्ह लगे रहते हैं ना, वो 3 तरीके से होगा, या तो विलोम होगा, क्या होगा, विलोम होगा। विलोम का मतलब जैसे दिन रात, ऊंचा नीचा, समझ में आ रहा है, तो ये इस प्रकार मतलब, ठीक है, विलोम शब्द होंगे बहुत सारे, ठीक है, हाँ। तो अब दूसरा पर्यायवाची होंगे, पर्यायवाची क्या होगा, पर्यायवाची। जैसे एग्जांपल बताइए कोई, बोलो बोलो, जैसे बोलो पर्यायवाची बताओ, नदी का सरिता, क्या, जैसे मैं बोलूं काम काज कर लो, कुछ काम काज, ठीक है, कोमा, अब फिर उसके बाद जैसे साग सब्जी, साग भी एक ही है, सब्जी भी एक ही है, ठीक है, जैसे बड़ा बूढ़ा, बड़ा बूढ़ा, ये, तो ये पर्यायवाची में गिने जाते हैं, ठीक है, जैसे काम काज, ठीक है, साग सब्जी, ये पर्यायवाची में गिने जाते हैं। किसमें गिने जाते हैं, पर्यायवाची में, और इसमें योजक चिन्ह भी यूज होते हैं। और तीसरा जो होगा इसमें, मैंने बताया था आपको आज भी, सार्थक निरर्थक शब्द आते हैं इसमें, क्या आते हैं, मतलब सार्थक निरर्थक, ठीक है, मैं यहाँ मिटा देता हूँ इसको, ठीक है, सार्थक निरर्थक शब्द होते हैं इसमें, सार्थक निरर्थक, ठीक है, जैसे एक इसमें सार्थक होगा, एक जैसे मैंने बोला चाय वाय पियो, पिला दो यार आज चाय वाय, चाय वाय पिया आपने, खाना वाना खा लिया आपने, ऐसे नहीं बोलता खाना वाना खाया, देखो खाना वाना, ठीक है, पानी वानी पिया आपने, पिया, तो ऐसे होता है। देखो चाय एक सार्थक शब्द है, मीनिंगफुल है, ये वाय और वाना कुछ नहीं होता, लेकिन जब इसके साथ प्रयोग किए जाते तो इसका भी मीनिंग है, ठीक है। हम अगर कोई ये बोलता चाय वाय पिला दो तो हम समझ तो जाते, हम ये बोलते यार वाय क्या होता है, ऐसा तो नहीं बोलते, ठीक है। तो इस अगर मैं अकेले बोलूं वाय,
तब तुम्हें पता नहीं कौन सा वाई समझूंगा, इंग्लिश वाला वाई, ठीक है। अगर मैं बोलूं वाना, बोले क्या वाना, ठीक है। अगर मैं ये बोलता खाना वाना बना, तो अब ये थोड़ी ना मैं बोलता वाना क्या बोला भाई। तो ये निरर्थक शब्द है, लेकिन जब सार्थक के साथ प्रयोग होते हैं तभी मीनिंग देती है, मीनिंगफुल वर्ड हो जाते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे द्वंद में भी। अब जो लास्ट है सबका किंग माना जाता है, ये किंग, ठीक है। तो बहुपरी में क्या होता है, ये तीसरे की ओर इंडिकेट करता है। जब वो तीसरे की ओर इंडिकेट करेगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, और ओनली वन होती है, वन यूनिक होती है, यूनिक, ठीक है। जैसे ज्यादातर ये भगवान के ये वो है, तीसरा जो अर्थ निकलेगा ज्यादातर भगवान का ही रूप निकलेगा, रावण, विष्णु, शिव, गणेश, तीसरे अर्थ यही निकलते हैं। जैसे अगर मैं कहूं बहुब्रीहि समास वो समास होता है जिसमें तीसरा जो पद की प्रधानता पाई जाती है, मतलब तीसरी की ओर इंडिकेट करेगा, ठीक है। जैसे अगर मैं दशानन का ही लूं एग्जाम्पल, दशानन, अगर मैं दशानन का ही ले रहा हूं, तो 10 है जिसके आनंद, यहां तक में जब इसका विग्रह करेंगे तो भी पहचान आती है, जिसके, और जो, जो किसमें आता है, कर्मधार में आता है, ठीक है। जो किस में आता है, कर्मधार में। तो ये जब विग्रह सीखेंगे तब आएगा वो। तो 10 आनंद में देखिए, 10 आनंद किसके होते हैं, रावण के। तो जो तीसरा अर्थ निकला रावण, ये रावण एक ही है, सबको पता है रावण, उसकी बात कर रहे हैं हम, रावण, ठीक है। और जो तीसरा अर्थ निकलेगा ना वो रूढ़ शब्द होगा, क्या होगा, रूढ़। तो हमेशा ध्यान देना, बहुप्रिय समास का, बहुप्रिय समास का जो तीसरा अर्थ निकलेगा ना वो रूढ़ शब्द होगा। अब रूढ़ पूछेंगे क्या होता है, रूढ़ का मतलब होता है जिसका खंडन नहीं कर सकते हम, उसको तोड़ नहीं सकते, जिसके संधि समास नहीं बनती, ठीक है। जैसे गजानन, गज मतलब हाथी, ये तो गजानन किसको बोलते हैं, गणेश को। आ रही बात समझ में, गजानन किसको बोलते हैं, गणेश को। तीसरा अर्थ क्या निकला, गणेश, गणेश भी रूढ़ शब्द, टूट ही नहीं सकता गणेश, ठीक है। तो ये अब देखिएगा, बाकी एक चीज देखना, इसमें यूनिक निकलते, गणेश कितने, एक है, रावण कितना, एक है। आपने नीलकंठ सुना होगा, क्या सुना होगा, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, शिव, शिव कितने, एक। तो और व्यक्तिवाचक पर्टिकुलर नाम दे, व्यक्तिवाचक का मतलब होता है पर्टिकुलर, एक विशेष व्यक्ति का नाम, तो शिव एक ही है, ठीक है। तो ऐसे ध्यान देना ये। तो ये जो तीसरा अर्थ निकलता है, देखो ध्यान देने वाली बात ये है, जो तीसरा अर्थ निकलता है वो तो रूढ़ होता है, और जो बहुप्रिय समास होता है वो योग रूढ़ शब्द होते हैं, क्या होते हैं, योग रूढ़ शब्द होते हैं। तो जब शब्द पढ़ते हैं हम तो उसमें आता है ये यौगिक, योग रूढ़, रूढ़। तो जितने भी बहुप्रिय समास के सामसिक पद है तो सारे के सारे योग रूढ़ में गिनते हैं, सारे के सारे। लेकिन जो तीसरा अर्थ निकले उसको रूढ़ कहा जाता है, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीजें थी यहाँ पर। तो हमने जो अभी डिस्कस की, आई थिंक मुझे लग रहा है किसी को तो नींद भी आ गई होगी, कोई शायद बोर भी हो रहा होगा। तो बोर नहीं होना है, केवल हमारे पास 60 दिन है, तो इसको जरा दिन रात एक करो तभी सिलेक्शन मिलता है, ऐसे सिलेक्शन नहीं मिलता, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि 1 घंटा पढ़ लिया या 50 मिनट 30 मिनट पढ़ लिया हो जाएगा, बस सुन लिए राम कहानी, कुछ नहीं होने वाला ऐसा, ठीक है। तो जरा एक बार हल्का सा और रिव्यू ले लेते हैं इसका, आपसे पूछते हैं, जवाब चाहिए मुझे यहाँ पर, ठीक है, जो हमने अभी पढ़ा, ठीक है। सिंपल सा चाहिए, देखो हमने अभी 1 घंटा जो यहाँ पर दिखाया है, तो अब हम इसको 5 मिनट में खत्म कर देते हैं, 1 घंटे की पढ़ाई को 5 मिनट में खत्म कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे, 2 नंबर ऐसे ही नहीं आएंगे, उसके लिए बहुत मेहनत लगती है, 2 नंबर बहुत बड़ी बात होती है। तो देखिएगा जरा, हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, समास पढ़ा था, क्या पढ़ा था, पहला क्वेश्चन बनेगा, अब आप बोलोगे मुझे सिखाओगे अब आप, ठीक है। समास का अर्थ क्या होता है, बताइए फटाफट, समास का अर्थ क्या होता है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, या फिर एक बार लेफ्ट करके, या मैं एक बार कैंसिल कर दोबारा आता हूँ, फिर सही आ जाएगी आवाज, ठीक है।
हेलो, आवाज आ रही है अब? ओके ओके। चलो अब तो फटाफट जरा रिवाइज करते हैं, ठीक है। अब जो हमने 1 घंटा भी स्पेंड करा है, क्यों करा, जरा देखते हैं हमने क्या सीखा, ठीक है, आपने क्या सीखा, ठीक है, जरा मुझे भी बताएं, जरा हम सब लोग एक साथ देखिए जरा। पहला क्वेश्चन, अब जो क्वेश्चन बनते हैं अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, हम आपस में क्वेश्चनिंग करते हैं, क्वेश्चन मेथड अब, ठीक है, क्वेश्चन आंसरिंग मेथड द्वारा हम पढ़ाई करेंगे अभी। समास, समास का अर्थ क्या है बताइए, समास का अर्थ क्या है, बोलिए फटाफट। हाँ, अब अपने जो माइक है वो ऑन रखिए, ठीक है। क्या हुआ, एक क्वेश्चन तो यही हो गया है, समास का क्या अर्थ होता है, संक्षिप्त बोलो या संक्षेप बोल सकते हो इसको आप, ठीक है, क्या बोल सकते हो, संक्षेप बोल सकते हो, ठीक है। तो पहला मीनिंग तो ये हो गया है, ठीक है। फिर आप मुझे ये बताइए समास किसको कहते हैं, बताइए जल्दी, बताइए समास किसको कहते हैं। आप लोगों को नींद तो नहीं आ रही, बताओ, नींद तो नहीं आ रही है। हाँ, ठीक है। समास तो मीनिंग हो गया है संक्षेप, समास उसको कहते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों के जो सार्थक मेल होता है उसको समास कहते हैं। क्वेश्चन हो गया, समास का विलोम क्या होता है, विग्रह होता है, ठीक है, समास का विलोम विग्रह हो गया, ठीक है। और सामसिक पद क्या होता है, बोलो, अगर जो विग्रह की हुई चीज है उसको अगर वापस उसी फॉर्म में लाए, अपने पूर्व पद उसमें लाए तो समास सामसिक पद होता है। या आप ये बोल सकते हो दो या दो से अधिक शब्दों से जो मिलकर बनता है वो सामसिक पद होता है, आप ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। ये हो गया सामसिक पद हो गया। सामसिक पद में कितने पद होते हैं, आप ऐसे भी बोल सकते हो, कितने पद में बटा होता हो, दो पद होता है, कौन कौन से, पूर्व पद और उत्तर पद, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन बनता है इसमें यही बनता है कि अ, कितने समास के कितने भेद होते हैं, जल्दी जल्दी बताओ, कितने होते हैं, 6। और कोई, और कौन, क्यों नहीं जवाब दे रहे, बताओ जल्दी, कितने होते हैं, कितने होते हैं बताइए जल्दी। हेलो, और और बताओ, मुझे सबके जवाब चाहिए, सबके, 6 और लोग बताओ कितने होते हैं, क्या, 4, कितने होते हैं, अच्छा रिपीट, समास के कितने भेद होते हैं, हाँ समास की संख्या कितनी है, ऐसे 3 है, मेरे कान से तो अभी तक निकला ही नहीं, 3 है, आपने कहां से क्रिएट कर लिया ये, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, मुझे भी अभी पता लग रहा है कि 3 होते हैं, ठीक है। चलो इसको भी हम चर्चा कर लेंगे। तो फिलहाल जो मैंने पढ़ाया, मैं चाह रहा हूँ वैसे ही आंसर मुझे मिले, ठीक है, मैं ये चाह रहा हूँ आपसे, कितने होते हैं, 6 होते हैं, वेरी गुड, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए ऐसा कौन सा समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, जल्दी बताओ, हाँ क्विक, जल्दी बताओ, दोनों पद की प्रधानता कौन से समास में होती है, जल्दी बताओ। आप ये सोचें कि एक ने बोल दिया तो अब मैं क्यों बोलूं, बोलना है सबको, अपनी आवाज निकालो बाहर, अगर द्वंद में होती है। आपको एक एग्जांपल बता दूं, अगर आप वॉइस बाहर निकालते हैं बोलते हैं तो आपका वोकल कॉर्ड अच्छा हो जाएगा, आपकी स्वर तंत्रिका अच्छी हो जाएगी, ठीक है। जब हम स्वर व्यंजन पढ़ेंगे ना, स्वर व्यंजन पढ़ेंगे तो उसमें काम आएगी आपकी ये आवाज, ठीक है, स्वर तंत्र में। अब देखिएगा, क्वेश्चन ये था, अब ऐसा कौन सा समास है जिसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं, जल्दी जल्दी फास्ट, वो ऐसा कौन सा समास होता है जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है, प्रथम पद, वेरी गुड। ऐसा कौन सा समास है जिसमें विशेषण विशेष्य उपमान उपमेय की प्रधानता पाई जाती है, कर्मधारय में,
ठीक है। ऐसा कौन सा समास है जिसमें पहला पद संख्यावाचक विशेषण के रूप में पाया जाता है? देखू। ऐसा कौन सा समास है जिसमें तीसरे पद की ओर संकेत करता और व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है, मतलब की ओर संकेत करती हो? बहुप्रिय। ऐसा कौन सा समास है जिसमें विलोम, पर्यायवाची, सार्थक, निरर्थक शब्दों की प्रधानता पाई जाती है? अच्छा, शाबाश शाबाश। विलोम, पर्यायवाची शब्द मैंने अभी पढ़ा था, दिन रात योजक चिन्ह लगते थे, खाना वाना पीना सब भूल गए। ठीक है, वो होता था द्वंद समास में। किसमें होता था? द्वंद समास में। ऐसा कौन सा समास है जिसमें कारक चिन्ह का लोप रहता था? तत्पुरुष। तत्पुरुष। बहुत आसान है ये, कोई बात नहीं। आप पहली बार जो पढ़ रहे हैं उनके लिए थोड़ा टिपिकल, ये हार्ड भी है, पर जो 2 बार पढ़ रहे हैं, 3 बार पढ़ रहे हैं, अब तो उसको थोड़ा अच्छे से याद कर लो इसको। बाकी मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, उसमें अगर आप साथ दोगे तो बहुत जल्दी याद होगा। ठीक है, इसमें अब उसके बाद पहला क्वेश्चन तो यही आता है। अब इसकी प्रैक्टिस जो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, कल करेंगे इसकी प्रैक्टिस, तो तैयारी करके आए। ठीक है, तैयारी करके आए। कल 6 बजे जो अपना टाइम है, तो उसी क्लास में हम इसको प्रैक्टिस करेंगे। अभिभावक समास की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, तत्पुरुष की खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे। अभी तो मैंने आपको अपने दोस्तों, ये दोस्त समझ लो, अभी तो मैंने अपने दोस्तों के बारे में बताया कि कौन की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या पहचान है। अब इसको जरा प्रूफ तो करें, ये है भी ऐसे नहीं है, या हमने ऐसे रख दिया इनको, इनके नाम इस तरीके से। इनको जब आप परख किया, इसको अपने दोस्तों को परखने का मौका यही है, तब जाके हमें 2-3 नंबर पक्के हो गए समाज से। ठीक है, अब चाहे कैसा ही क्वेश्चन पूछे वो आप कर लोगे, अगर आपने ईमानदारी से सुना होगा। अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम होती है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और बहुत कम समय है हमारे पास, तो आई थिंक आज टाइम भी ज्यादा हो गया। बाकी वही कल जो हमारा टाइम टेबल है उसी के अकॉर्डिंग चलता रहेगा। आज मैं क्षमा चाहता हूँ कि आज थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, नेटवर्क इशू हो गया था, मैं ऐप नहीं ओपन नहीं हो पा रहा था किसी वजह से। तो तब भी मैंने कोशिश पूरी करी है गूगल मीट के द्वारा। तो सभी लोग अब गूगल मीट भी अपने पास रखें डाउनलोड करके, तो उसमें भी कभी अगर ऐसी प्रॉब्लम आती तो तुरंत मैं आपको गूगल मीट का जो लिंक होता है वो शेयर करूंगा, तुरंत आप उसमें ज्वाइन हो जाओगे। ठीक है, तो आज हमने उसी पे क्लास ली इंग्लिश ग्रामर की, और थोड़ा सा दिक्कत उसमें ये हो गई है कि वो डाउनलोड नहीं हो पाई है। ठीक है, इतनी मेहनत से हमने पढ़ा था, पढ़ाया था, तो मैं भी ये चाह रहा था जिन्होंने वो क्लास नहीं पढ़ी, नहीं ली, तो उनको भी काम आ जाता। पर कोई बात नहीं, वो बेसिक चीजें थी, जिन्होंने पढ़ा वो अच्छी बात है। मैंने आपको पहले ही 10-15 मिनट पहले लिंक भेज दिया था। ठीक है, जो पढ़ने वाले हैं वो शेयर मतलब कनेक्ट हो गए थे, जो नहीं हो पाए उनके लिए भी कोई बात नहीं। ठीक है, तो बाकी इसी तरीके से हम चलेंगे। जिसको आगे ये चीजें से पसंद आ रही है तो डेली ज्वाइन करें, नोट बनाते रहें, नोट्स बनाते रहें। कहीं भी जो भी मैं यहाँ टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, उसको कहीं पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसा पढ़ा दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो ये सब चीजें अगर मैं इधर से ऑटोक्रेट टीचिंग नहीं करनी है, ऑटोक्रेट स्टडी नहीं करनी है, डेमोक्रेट करनी है। डेमोक्रेट मीन्स कि आपको भी थोड़ा सा योगदान देना होगा। ठीक है, मीन्स दैट कि जब मैं हाँ ना पूछूं, कम से कम वो तो बताओ हाँ ना, कि आंसर क्या है, कैसे। मेरे बताने के बाद मैं पहले नहीं पूछता कि आपको क्या आता क्या नहीं आता। जब यहाँ जो बात हो जाती है मैं उसी की बात करता हूँ। ठीक है, बाकी कोई नहीं, दैट्स ऑल। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, शुभ रात्रि, मिलते हैं